हेलो बच्चों। अभी अभी हम लोग को एक टॉपिक शुरू करना है एंट्रोपी के ही केस में, और दैट इज़ कि टी एस डायग्राम। टी एस डायग्राम, व्हाट इज़ टी एस डायग्राम? जैसा कि आप देख रहे हो, टी इज़ टेम्परेचर, एस इज़ फॉर एंट्रोपी, टी एस डायग्राम। अब एक चीज़ समझ लो, हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, हमें बात हुई है कि जो एस जो होता है ये एक एग्जैक्ट फंक्शन होता है। एग्जैक्ट फंक्शन होने का मतलब है ये केवल किसी भी इस सिस्टम की एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि उनकी स्टेट पर डिपेंड करता है। तो जैसे इंटरनल एनर्जी वगैरह, इंटरनल एनर्जी है, ये एक स्टेट फंक्शन है। वो केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी शुरुआती अवस्था में क्या वैल्यू है और अंतिम अवस्था में क्या वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की। आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एंट्रोपी भी है। एंट्रोपी भी एक ऐसा टर्म है जो कि स्टेट फंक्शन है, वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। तो अगर स्टेट फंक्शन है, या प्रेशर भी ऐसे होता है, स्टेट फंक्शन होता है, टेम्परेचर भी ऐसे ही होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो जैसे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों को अभी तक हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हुए आए हैं, तो उसी क्रम में अब हम एंट्रोपी को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एस पी टी वी, इस तरह का एक नाम हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, एस पी टी वी। तो हम एस पी टी वी एज अ 4 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स यूज करेंगे किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अवस्था को समझाने के लिए। तो जो हमें किसी सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करना होगा, तो हम उसका एंट्रोपी बताएंगे, हम उसका प्रेशर बताएंगे, हम उसका टेम्परेचर बताएंगे, हम उसके वॉल्यूम को देखेंगे। या जब अवस्था परिवर्तित हो रही होगी तो उस दौरान हम प्रेशर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, वॉल्यूम का चेंज तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ इस बात को भी देखेंगे कि उस पूरी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी का कितना चेंज हो रहा है। तो यानी कि एंट्रोपी को अब हम एज अ स्टेट फंक्शन यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोग जब स्टेट को डिफाइन करते थे तो क्या यूज करते थे? एक प्रेशर वाली एक्सिस, एक वॉल्यूम एक्सिस। इसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, इसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं एक ऐसा डायग्राम जिसमें कि पी की जगह पर टी इस्तेमाल होता है और वी की जगह पर एस इस्तेमाल होता है। ऐसे डायग्राम को टी एस डायग्राम कहते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भाई जब एंट्रोपी को हम यूज करना शुरू कर दिए हैं तो एंट्रोपी को हम ग्राफिकली भी यूज करना, रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड जो फार्मूला होता है हमारे पास कि टी डी एस बराबर डी क्यू इंटू डी क्यू बाई टी। तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ टी डी क्यू बराबर क्या आ गया, डी क्यू बराबर आ गया टी डी एस। तो टी और डी एस ये आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए टर्म है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साफ साफ जुड़े हुए हैं। सो इन सबको यूज करके अब हमें टी एस डायग्राम की इम्पोर्टेंस को समझना है। ओके, चलिए समझते हैं क्या है टी एस डायग्राम की इम्पोर्टेंस। समझना है भैया, तो सबसे पहले तो हम कार्नो साइकिल वाले को ही उठा लेते हैं। कार्नो साइकिल तुमने बनाया है ना पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम में, अब उसी को हम यहीं पर लिखना शुरू कर देंगे। कैसे आपने बनाया था? आपने ऐसे बनाया था पीवी डायग्राम में कार्नो साइकिल। ये हमारा वॉल्यूम था, ये हमारा प्रेशर है, तो कुछ ऐसा था, कोई पॉइंट 1 है, तो 1 से लेकर के 2 तक ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब 1 पे देखो वॉल्यूम कम था, 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यू आर एक्सपेंडिंग। फिर 2 से 3 तक गए, ठीक है, तो ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर आप 3 से 4 तक आए, अब वॉल्यूम कम हुआ, अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन।
और फिर आप V4 से वापस 1 तक यहाँ तक चले गए, इसे कहते हैं, इसे कहेंगे एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई Q1 और इस दौरान हीट रिजेक्ट हुई Q2। ये क्या था? ये भैया हमारा कार्नो साइकिल में जो 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक, वो आपने यहाँ बना दिए। ठीक है, अब हम यही सब कुछ इन्हीं की स्टडी करेंगे। डी क्यू बराबर टी डी एस, जो फार्मूला हमारे पास है एक कि डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, तो इसको यूज करते हुए और एफिशिएंसी के फार्मूले को यूज करते हुए अब हम इसी जो ये हमारा डायग्राम है, कौन सा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को, इस सारी जानकारी को हम टेम्परेचर और एंट्रोपी के डायग्राम यानी टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका लिख लेते हैं। आपको मालूम है कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, एक मिनट, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड करती है। यहाँ आप लिखेंगे एंट्रोपी बीइंग अ प्रॉपर्टी can be used as one of the coordinate for the state diagram, because it is an exact function, क्योंकि वो एग्जैक्ट फंक्शन है इसलिए उसको हम एक स्टेट डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे hence the concept of TS diagram started, which is useful in डिपिक्शन, मतलब चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, इन डिपिक्शन ऑफ मैनी थर्मोडायनेमिकल एप्लीकेशन। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखें, अब आप अगर डायग्राम में देखें तो हम इसको चलो नाम दे देते हैं। इसको ए दे दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले तो कार्नो साइकिल के बारे में बात करते हैं। द कार्नो साइकिल कैसा है? ए बी सी डी ए, ये पूरा है ए बी सी डी ए, इज कंसिस्ट ऑफ isothermal expansion process कब? at T1, isothermal expansion process at T1, कॉमा, और ये कौन सा प्रोसेस है? A to B, कॉमा B to C is adiabatic, B to C is adiabatic expansion, is A to B is adiabatic expansion, और from T1 to T2। उसके बाद C से D प्रोसेस जो है is isothermal compression at T2, और फाइनली एंड D2A क्या है? D2A is adiabatic compression, D2A is
adiabatic compression फ्रॉम T2 टू T1। इतना तो आप देख रहे हो फिगर नंबर 1 में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी यूज करना है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी अगर हमें यूज करना है तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो तब यहाँ पे लिखेंगे द आइसोथर्मल process takes place at T1 टेम्परेचर पर होता है एट एक मिनट। द आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट T1 एंड हीट Q1 एंटर इनटू द सिस्टम, यानी कि जो इंजन है उसमें Q1 हीट आती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ड्यूरिंग दिस T1 remains constant but the entropy changes from SA to SB, A स्टेट से B तक चला जाता है। हेंस Q1 बराबर लिख सकते हो T1 SB माइनस SA, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एरिया बिलो कर्व AB दिखा सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, कि डायग्राम यहाँ पर ऐसा है, इस तरह से आपको यहाँ पर टेम्परेचर इधर है, एंट्रोपी इधर है। तो जब A था तो यहाँ पे एंट्रोपी कितनी थी, इस जगह पे एंट्रोपी थी SA। तो जब यहाँ आ गए आप, इस जगह पर टेम्परेचर कितना रखे हो, T1 ही रखा है, यहाँ पर एंट्रोपी कितनी हो गई SB। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, जो हमने वहाँ पर दिखाया है इंडिकेटर डायग्राम में। जो प्रोसेस इस तरह के स्लोप के साथ है वो TS डायग्राम में एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर आपकी हीट आ रही है तो Q1 है। तो इसके नीचे का जो एरिया है, अगर हम इसको दिखाएं तो इसके नीचे का जो पूरा एरिया है वो इसको डिफाइन कर रहा है। ये तो मालूम है ना हमें, ये जो एरिया है पूरा ये Q1 डिफाइन कर रहा है। इतनी Q1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके एरिया से। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन dq 0, so by relation ds बराबर dq बाई t, तो ये हो जाएगा 0। हेंस नो चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व। तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर decreases from T1 to T2। तो ये हो जाएगा कर्व B to C। तो ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ से आपने कर्व बनाया इस जगह पर पॉइंट C पर। ठीक है, इस तरह कर्व बना। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो आप लिखोगे ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब की एक्सपेंशन नहीं हुआ, कंप्रेशन प्रोसेस हीट रिजेक्टेड इज Q2 at constant temperature
मान लो एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर T2 है। सो एक मिनट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द चेंज इन एंट्रोपी ये कितना हो जाएगा S। अब यहाँ पर इस जगह पे आ गए हो, इस जगह पे ये हम बता रहे हैं, तो ये D पॉइंट है, SD SC माइनस SD, यानी कि Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T2 SC माइनस SD। अब ये क्या है, एरिया बिलो कर्व CD। तो अब आपके लिए फिर से यहाँ देखोगे एरिया, तो ये एरिया CD के नीचे का एरिया ये वाला है, ये वाला एरिया है। तो आप देख रहे हो कि जो नीचे का एरिया है अल्टीमेटली ये बच जाए, ये मतलब तो जितना एब्जॉर्ब हुआ था ये उसके बराबर हो गया, लेकिन जो कर्व के द्वारा घेरा गया एरिया है, जो येलो कलर का एरिया है, ये अभी भी कर्व के अंदर है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा ड्यूरिंग एडियाबैटिक compression at entropy SA, ये at entropy SA temperature increases from T2 to T1। तो ये टेम्परेचर आपका T2 था और ये आपका एक लाइन बन गई इस तरह से। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो कर्व होता है, जो कार्नोट साइकिल होती है, जो कि पीवी डायग्राम में एक अलग तरह से दिखती है, वो कार्नोट साइकिल हमारे ये जो हमारा जो TS कर्व है इसमें एक रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो ये सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने का बस खाली एक तरीका है TS डायग्राम। हाँ, इसमें ये होता है कि हम सीधे तौर पर देख लेते हैं कि एंट्रोपी का क्या मामला है, एंट्रोपी कहाँ बढ़ रही है, किस समय वो चेंज हो रही है, किस समय वो कांस्टेंट रह रही है, ये सारी चीज़ें खाली हमें यहाँ पता चल जाती हैं। बाकी समय समय की बात है, आपकी सिचुएशन में कौन सा डायग्राम यूज करते हो, पीवी डायग्राम यूज करते हो, TS डायग्राम यूज करते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन जो उस समय की है। चले, एक आखिरी टॉपिक जो एंट्रोपी वगैरह से जुड़ा हुआ है वो है कि अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। जरा इसका बेसिक लॉजिक सुनो। बेसिक लॉजिक ये है, इसे मान लो तुम्हारे पास एक टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और एक दूसरा टेम्परेचर T2 है। इसमें एक इंजन काम किया, इंजन ने हीट यहाँ से ली, वर्क किया, बाकी हीट इसने यहाँ रिजेक्ट कर दी। अब टेम्परेचर T2 का कुछ टेम्परेचर है। अब मान लो टेम्परेचर T2 से नीचे भी एक टेम्परेचर पॉसिबल है T3, तो हम यहाँ एक इंजन लगा सकते हैं। उस इंजन से हम यहाँ से एनर्जी निकालें Q3, यहाँ भेजे Q4 और जो W वर्क परफॉर्म करे। अगर T3 से नीचे भी एक और टेम्परेचर पॉसिबल है तो हम उसके बीच में इंजन लगा करके यही काम करके वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो आखिरी में इंजन आए या आखिरी में टेम्परेचर आया T0, तो जो T0 टेम्परेचर है इससे नीचे का टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है। तो इससे क्या हुआ जरा देखो, जब आप टेम्परेचर T1 पे थे, बहुत हाई टेम्परेचर, उससे नीचे का टेम्परेचर T2 था, तो आपकी जो हीट ली गई वो हीट का एक हिस्सा तो वर्क में कन्वर्ट हो गया, बाकी Q2 जो हीट थी, जरा इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो बाकी जो Q2 हीट थी वो किस में ऐड हो गई, इस वाले टेम्परेचर वाले सिस्टम में। तो जो हीट इसके अंदर गई उस हीट को हम फिर से यूज कर सकते हैं। क्या किया हमने, एक और इंजन लगा दिया। अब वो इंजन क्या करती है, T2 से Q3 हीट खींचती है, कुछ कार्य करती है, बाकी हीट वो आगे भेज देती है। तो जो हीट T3 में गई उसका हम फिर यूज कर सकते हैं। क्या किया हमने, T3 के नीचे एक और इंजन लगा दिया।
तो T3 हीट हुई, वर्क हुआ, और Q5 मान लो एनर्जी T0 में गई। अब T0 का मसला क्या है, इससे लोअर टेम्परेचर तो नहीं पॉसिबल है, इसीलिए जो हीट आप इस रिजर्वायर को, आखिरी वाले रिजर्व सिंक को दे रहे हो, उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे अब इंजन नहीं लग सकता है, क्योंकि सबसे लोअर टेम्परेचर है। इसका मतलब है जितनी हीट हमने इस लास्ट वाले सिंक को दे दी Q5 एनर्जी, उसका अब हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो कौन सी ऊर्जा है जो अनअवेलेबल है। अब ये वो हीट है, ये वो एनर्जी है जो हमें उपलब्ध नहीं है किसी कार्य को करने के लिए। अब ये चली गई, वेस्ट हो गया हमारे लिए। तो हमने मान लो Q1 एनर्जी कहीं से निकाला और Q2 एनर्जी सबसे लोअर टेम्परेचर को भेज दिया। तो जो आप एनर्जी सबसे लोवेस्ट पॉसिबल सिंक को भेज देते हो, उस एनर्जी का अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो एनर्जी जो होती है उसको हम अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं। अनअवेलेबल एनर्जी यानी जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसका, इस पूरे टॉपिक का यही है कि आपको अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या है, वो एनर्जी जो आपने सबसे लोअर टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको अब आप किसी भी इंजन की सहायता से यूटिलाइज नहीं कर सकते। ज़रा लिख लेते हैं इनके बारे में। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एनी हीट इंजन, कोई भी जो हीट इंजन है, प्रोड्यूस्ड बाय एनी हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स। डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स। भाई कोई भी जो हीट इंजन है वो कितना कार्य करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला बात क्या है, टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस। पहला है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर टेम्परेचर बॉडीज। लोअर टेम्परेचर बॉडीज कि T1 और T2 जो आप लेते हो, एक हॉट रिजर्वायर, एक कोल्ड सिंक, इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। दूसरा, वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इंजन ले रहे हो वो कार्नो इंजन है यानी आइडियल इंजन है, एक नॉर्मल इंजन है। तो दूसरा होता है द नेचर ऑफ इंजन। दूसरा है द नेचर ऑफ इंजन, that is whether engine is reversible, or इरिवर्सिबल। तो दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि इंजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा है, एक तो ये मसला हो गया। दूसरा हो गया कि जो इंजन आप ले रहे हो वो रिवर्सिबल नेचर का है कि इरिवर्सिबल नेचर का है। इन दो मुख्य कारणों के ऊपर हमारे वर्क का डिपेंड करता है कि हमारा इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर इंजन हायर टेम्परेचर T1 और कोई लोअर टेम्परेचर T2 के बीच में काम कर रहा है, मान लो, अब हम सोचते हैं एक सिचुएशन सोचते हैं। सपोज a heat engine is working between some higher temperature T1 and lower temperature T2. In this case, the work done by engine depends upon the
टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि W बराबर T1 माइनस T2, इस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इफ द वर्किंग टेम्परेचर इज T1 एंड T0, अब T0 क्या है यहाँ, वेयर T0 इज लोवेस्ट अवेलेबल टेम्परेचर, लोवेस्ट अवेलेबल टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हम बना सकते हैं वो है लोवेस्ट अवेलेबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठंडा कर दिया आपने रूम को बिल्कुल 0 डिग्री AC करके इसको, तो इतना हो गया। सो द वर्क डन इज, तो ऐसे केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारे W0 और ये हो जाएगा T1 माइनस लोअर टेम्परेचर T0। अब अगर हमने यहाँ पर इंजन अपना रिवर्सिबल कर दिया तो एक तो हमने जितना अधिक से अधिक टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है वो क्रिएट कर दिया, दूसरा हमने इंजन को भी कार्नो इंजन टाइप मान लिया रिवर्सिबल। जब दोनों चीज़ें हमने कर ली तो यानी कि हम जो सबसे अधिक वर्क प्राप्त कर सकते हैं वो हमने प्राप्त कर लिया। तो आगे लिख दो, इफ़ वी कंसीडर सम reversible engine along with maximum possible temperature difference, we will get maximum work done, by engine as W max। अब यहाँ पे लिखोगे this maximum work is called, इसी को हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। तो ये जो अधिकतम कार्य हम प्राप्त कर सकते हैं, अभी किया नहीं है क्योंकि अभी हम सबसे कम टेम्परेचर तक गए नहीं और ना हम कार्नो इंजन ले रहे हैं, तो ये जो एनर्जी होगी इट इज़ कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1। अब Q1 क्या है, Q1 इज हीट एक्सट्रैक्टेड एट टेम्परेचर T1, तो अवेलेबल एनर्जी फॉर Q1 एंड also the heat rejected to surrounding is called unavailable एनर्जी। इसको हम नाम देंगे अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1, इसको अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1। तो क्योंकि जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग में वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई, तो इसीलिए इसको हम अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं। द हीट रिजेक्टेड टू surrounding is lost forever, so it is called useless part of Q1, तो इसीलिए इसको यूजलेस पार्ट ऑफ Q1 कहा जाता है। तो इस तरह से हमने यूजफुल एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बात की। तो अवेलेबल एनर्जी वो होती है जो किसी इंजन को, किसी हीट इंजन के साथ जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो कर दें। क्या कर सकते हो हीट इंजन की सिचुएशन सबसे अच्छा, आप सबसे अधिकतम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो सोर्स और सिंक के बीच में।
आप एक रिवर्सिबल इंजन ले सकते हो। तो जब आप ये सारे इंतजामात अगर कर दो, उस दौरान जो सबसे मैक्सिमम वर्क प्राप्त कर पाओगे वो वर्क अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को दिखाते हैं। और उस सिचुएशन में आप जो बची खुची ऊर्जा सिंक को ट्रांसफ़र करोगे वो अनअवेलेबल एनर्जी होगी। अब आप कहोगे क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सिंक को हम कुछ ट्रांसफ़र ही ना करें, सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर लें? तो हम कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि ये होने को सोचना मतलब आप केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो वो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। किसको? सिंक को। और जो हीट आप सिंक को रिजेक्ट करोगे फिर उसका आप कुछ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपने सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर को वो एनर्जी दी है। उससे लोवेस्ट टेम्परेचर अगर होता तो फिर कोई इंजन लगा करके हम उस हीट को भी कुछ ना कुछ वर्क करवा लेते, लेकिन चूंकि वो सबसे पॉसिबल छोटी टेम्परेचर है, तो अब आप उस हीट को आपको भूल जाना पड़ेगा, वो अनअवेलेबल है, लॉस्ट हो चुकी है। इस तरह से हम एंट्रोपी की मदद से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी कैसे डिफ़ाइन की जाती है। तो चलिए फिर इसको यहीं पर रखते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल और जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।